हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बेटा आई वेलकम यू ऑल इन दिस 7th लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा कि 6th लेक्चर में हमने क्या किया था, तो हमने चार्जेस के चलते पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है सिस्टम्स में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसा कि पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के दो तरीके थे। पहला तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और हमने देखा था ये वाला जो तरीका था वो एक वेक्टर तरीका था। उसके बाद हमने कहा था एक दूसरा स्केलर तरीका भी है, और स्केलर तरीके में मैंने कहा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आज हम उसी कंसेप्ट को देखने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचो कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अब क्या है कि हमें इस फील्ड के स्ट्रेंथ को पता करना है कि ये फील्ड कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। तो एक तरीका क्या था, तो एक तरीका तो हमने कहा था कि कहीं पे भी अगर आपको स्ट्रेंथ पता करना है तो वहाँ पे एक चार्ज को रख दो। उस ये जो चार्ज था इसको हमने टेस्ट चार्ज कहा था, छोटा चार्ज था, और इस पे देख लो कि आप कितना फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज लग रहा है वही यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दी थी। और हमने कहा था कि फील्ड स्ट्रांग होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, तो वो बता रहा है कि फील्ड स्ट्रांग है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो ये जो स्केलर मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कहते हैं कि मान लो किसी रीजन में फील्ड है, तो आप क्या करो, इस पॉइंट पे मान लो आपको पता करना है कि कैसा फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है। तो हम क्या करेंगे कि इन्फिनिटी से बहुत दूर से एक टेस्ट चार्ज को पकड़ के धीरे धीरे यहाँ पे लाएंगे। अब आप सोचो टेस्ट चार्ज को अगर आपको धीरे धीरे लाना है, तो जैसे टेस्ट चार्ज जब इस पोजीशन पे होगा तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज, आपको पता है कि एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इस टेस्ट चार्ज पे इधर फोर्स लगा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर आ रहा होगा। अब आपको धीरे धीरे लाना है तो इसको एक्सेलरेट तो करना नहीं है, तो आपको भी इतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, ये आपका फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का। अब देखो फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी ये फोर्स उतना ज़्यादा होगा, वो फोर्स ज़्यादा होगा तो आपका भी फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और आपका फोर्स ज़्यादा होगा तो इन्फिनिटी से बहुत दूर से इसको पकड़ के धीरे धीरे यहाँ लाने में आपका वर्क भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्क जो होता है एफ डॉट डी एस होता है, इंटीग्रेशन। तो फोर्स अगर आपने ज़्यादा लगाया हुआ है तो आप ज़्यादा वर्क करोगे। तो ये जो स्केलर तरीका है इसमें हम क्या करते हैं कि हम जिस पॉइंट पे भी आपको पता करना है फील्ड के स्ट्रेंथ को, या फिर जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, तो उस पॉइंट तक चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है वो हम मेजर कर लेंगे। हमें पता है कि अगर फील्ड स्ट्रांग होगी तो अपना वर्क ज्यादा होगा, और ये जो वर्क पर यूनिट चार्ज होगा इसी को हम इस पॉइंट का पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है क्या? चलो तो देखते हैं इसको। यहां पे देखो इसी बात को लिखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as work done by external agent per unit of test charge in bringing a test charge from infinity to that point slowly। तो यही यहाँ पे दिखाया गया कि एक जो टेस्ट चार्ज था ये अभी इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से इसको स्लोली हम किसी पॉइंट पी पे ले आएंगे। इस प्रोसेस में हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को इन्फिनिटी से पी पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज, वही पी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। और आपको पता है कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी और चार्ज तो स्केलर है ही, तो इसलिए जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये अपना स्केलर तरीका है। क्लियर? अब देखो जैसे हम पता करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट चार्ज क्यू दिया हुआ है, ये यहां पे रखा हुआ है, और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पे कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे क्यू नॉट, जो कि अभी इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, और उसको स्लोली यहां पी तक लाएंगे। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो पोटेंशियल एट पी डेफिनेशन के अनुसार हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। ओके। अच्छा अब आप ध्यान दे सकते हो
कि हमने पोटेंशियल एनर्जी जब निकाला था Q और एक और चार्ज मान लो है Q0, ये कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला था? तो हमने कहा था कि इन दोनों चार्जेस को Q और Q0 को इनफाइनाइट सेपरेशन से गिवन कन्फिग्रेशन में स्लोली लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा वही इस कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब ये जो चीज़ है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क इन्फिनिटी से P पॉइंट पे Q0 चार्ज को लाने में, या आप ऐसा भी सोच सकते हो दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ Q एंड Q0। Q और Q0 के कन्फिग्रेशन की ये पोटेंशियल एनर्जी है अपॉन Q0। तो हम देखो यहाँ से पोटेंशियल का एक दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि पोटेंशियल जो हो गया वो क्या हो गया, कुछ कुछ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज हो गया। तो अब आप सोच सकते हो जो वेक्टर तरीका था उसमें फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी हमने, और वो क्या था, फोर्स पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। फोर्स वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे हमने पोटेंशियल क्या बोल दिया, पोटेंशियल हम बोल रहे हैं इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कन्फिगरेशन पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, हेंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। और पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो आप सीख ही चुके हो, वो कैसे निकालते हो, तो वो आपको पता है कि दो चार्जेस हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 बाय R अपॉन Q0। तो पोटेंशियल यहां से आपको पता चल गया, ये Q0 कैंसिल हो जाएगा एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल टू KQ अपॉन R। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज एट एक्सियल पोजीशन। तो ये अपना कोई लाइन चार्ज है, इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है लैम्डा, इसका लेंथ दिया हुआ है L, और इसके एक एंड से A डिस्टेंस पे इसी लाइन के अलोंग एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल पता करना है। तो अब देखो ये जो लाइन चार्ज है इसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस मान सकते हो। तो अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस है तो हम क्या करें, एलिमेंट चूज कर लेते हैं। एलिमेंट हम कैसे चूज करेंगे, तो ये देखो ये अपना लाइन चार्ज है L लेंथ का, ये पॉइंट P है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि P पॉइंट से कुछ मैं R डिस्टेंस इधर आता हूं और एक dr का कट लगा लेता हूं। ये जो कट लगा है ये dr का लगा दिया मैंने, तो ये अपना एक पॉइंट चार्ज हो गया। यहाँ पे चार्ज ये मान लो dq है, और dq को आप कितना लिख सकते हो, तो dq को आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू dr। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब पोटेंशियल एट p ड्यू टू एलिमेंट यहाँ पे जो dq है कितना हो जाएगा, तो अपने को पता है कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आ गया है KQ बाय R, तो ये हो जाएगा K dq बाय R, ये हो जाएगा dV, और ये P पॉइंट पे, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करें, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल के लिए हम सिंपली ऐड करेंगे मतलब इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल पोटेंशियल P जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ K dq बाय R हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ K dq की जगह आप क्या लिखोगे, लैम्डा dr अपॉन R। तो ये हो गया K लैम्डा बाहर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय R, और लिमिट्स क्या होंगी R की, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, A के बराबर है, और इस वाले पॉइंट के लिए R की वैल्यू कितनी है, L प्लस A के बराबर है। तो अपना लिमिट हो जाएगा A से L प्लस A। तो ये हो जाएगा K लैम्डा, आपको पता है dr बाय R का इंटीग्रेशन ln R होता है, और इस पर आप लिमिट पुट कर दोगे A से L प्लस A। तो ये कितना हो जाएगा, K लैम्डा ln L प्लस A माइनस ln A, ऐसा हो जाएगा। तो ये बन गया पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू K लैम्डा ln L प्लस A बाय A। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज एट जनरल पोजीशन। तो ये कोई भी जनरल पोजीशन P है, एक अपने पास लाइन चार्ज है, इस P पॉइंट से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन चार्ज का A दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कि ऊपर के साइड में एंगल बीटा बना रहा है, नीचे के साइड में एंगल अल्फा बना रहा है। तो यहाँ पे अपने को पोटेंशियल पता करना है। फिर से लाइन चार्ज है
तो हम क्या मानेंगे कि ये पॉइंट चार्जेस से बना हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना लाइन चार्ज था, इधर कोई पॉइंट है P जो कि a डिस्टेंस पे है। मैं यहाँ से कुछ y डिस्टेंस ऊपर जाता हूँ और मैं dy का कट लगा लेता हूँ। ठीक है, बीच में कोई पॉइंट है, जनरल पोजीशन है। अब इस चार्ज के चलते, ये चार्ज मान लो कुछ dq है, इसको आप लिख सकते हो कितना, लैम्डा dy। इसके चलते आप इस P पॉइंट पे पोटेंशियल पता करोगे कितना होगा। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस एलिमेंट्री चार्ज, ये हो जाएगा K dq अपॉन ये वाला डिस्टेंस मान लो r है। ठीक है, अब dq को आप कितना लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा लैम्डा dy अपॉन ये डिस्टेंस r है। अब देखो लिमिट्स आपको एंगल्स में दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो सबको मैं एंगल्स के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो r वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो इनको जरा एंगल में ले आता हूँ। एंगल में लाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, r को कितना लिखूंगा, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये एंगल था थीटा, ये एंगल थीटा है, तो r थीटा और a इनका रिलेशन क्या होगा, कॉस थीटा से आएगा। कॉस थीटा कितना लिखोगे, a बाय r, तो आप r को लिख सकते हो a बाई कॉस थीटा, दैट इज a सेक थीटा। ओके, y से रिलेशन लो, तो y बाय टेन थीटा हो जाएगा, y बाय a इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू a टेन थीटा हो जाएगा। तो dy को आप लिख सकते हो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, r की वैल्यू और dy की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, dvp इक्वल टू k लैम्डा, ऊपर dy था और dy को हमने देखा कितना लिख सकते हैं, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन r था, और r को आप कितना लिख सकते हो, a सेक थीटा, तो ये हो जाएगा a सेक थीटा, a कैंसिल हो गया, सेक थीटा कैंसिल, तो ये हो गया k लैम्डा सेक थीटा डी थीटा dvp। तो टोटल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का तो सोचना ही नहीं है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है सेक थीटा डी थीटा को। थीटा के लिमिट्स क्या होंगी, तो आप देखो ये जो रेफरेंस लाइन है इससे नीचे की तरफ आप अल्फा जा रहे हो और ऊपर की तरफ बीटा, तो आप प्लस बीटा इसको बोल सकते हो और इसको माइनस अल्फा बोल सकते हो। तो लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा से प्लस बीटा। अब देखो के लैम्डा बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा माइनस अल्फा से प्लस बीटा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ln, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आप कितना लिखोगे, ln का डिफ्रेंशिएशन, ln x तो 1/x होता है, तो 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, सेक थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर में अगर आप सेक थीटा कॉमन ले लो तो इधर देखो क्या बच गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे में भी क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच जाएगा सेक थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर सेक थीटा है, इसका मतलब सेक थीटा का इंटीग्रेशन यही होगा, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको आप कितना लिख दोगे, के लैम्डा ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इस पे आप अब लिमिट डाल दो, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा से प्लस बीटा। तो जब ये लिमिट डाल दोगे तो ये कितना बन जाएगा, तो दिस विल कन्वर्ट टू के लैम्डा, और ये बनेगा ln सेक बीटा, ये बनेगा ln सेक बीटा प्लस टेन बीटा, ये तो एक हो जाएगा, माइनस ln सेक माइनस अल्फा प्लस टेन माइनस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो के लैम्डा ln सेक बीटा प्लस टेन बीटा अपॉन, देखो सेक माइनस अल्फा, तो ये तो आपका सेक ही अल्फा होगा कॉस की तरह, और टेन माइनस अल्फा माइनस टेन अल्फा हो जाएगा, और लॉग ए माइनस बी लॉग ए बाई बी होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा।
ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट है तो पी पॉइंट पे आपको इन्फिनिटी से लाके एक टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा, और टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना बोलोगे। तो देखो हमने अभी पिछले लेक्चर में आपको ध्यान होगा कि इस कन्फिगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, तो पोटेंशियल एट पी उसी के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं फटाफट कि ये जो भी इस कन्फिगरेशन की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होगी पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई थी क्यू, अगर चार्ज ऑन रिंग है और आर तो आपको दिख रहा है रेडियस है रिंग का, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई थी के क्यू नॉट अपॉन ये वाला डिस्टेंस। मैंने कहा था सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये तो इसकी आई थी पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्यू नॉट होगा अपॉन क्यू नॉट पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो अब यहां से देख सकते हो कि सेंटर पे एक्स कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, v एट सेंटर ऑफ रिंग, तो x हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो इस वाले कन्फिग्रेशन की भी हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, तो वहीं से यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज ला के रखोगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी इस कन्फिग्रेशन की होगी अपॉन क्यू नॉट। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, आप पिछले लेक्चर में ध्यान कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो पिछला लेक्चर एक बार रिमाइंड कर लेना। उसमें आई थी ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ब्रैकेट में आया था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और इसमें अब क्या डिवाइड कर देना है, क्यू नॉट, तो ये डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क कितना हो जाएगा, तो सेंटर पे x 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका x 0 होगा तो ये टर्म बनेगा r, और ये टर्म खत्म ही हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने पहले कर ली थी, तो ये अपने लिए अब बहुत सिंपल हो गया, नहीं तो अपने को वर्क वाले तरीके से करना पड़ता। चलो अब देखते हैं जरा, अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। तो देखो अपने को हॉलो स्फीयर के अंदर भी निकालना पड़ेगा और बाहर में भी। तो पहला केस 1 हम लेके चलते हैं कि जो पॉइंट P है वो अपना हॉलो स्फीयर के बाहर है, ये हॉलो स्फीयर है, और ये जो पॉइंट P है ये डिस्टेंस अभी r मानते हैं, इसके चलते जरा निकालते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेफिनीशन के अनुसार क्या होगा, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट P is equal to work done in bringing charge from infinity to P, एक्सटर्नल एलिमेंट का वर्क है पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसको आपको स्लोली पकड़ के लाना है, इन्फिनिटी से P कैसा लाना है, स्लोली लाना है, क्यू नॉट इन्फिनिटी से एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। अब देखो अगर हम यहाँ पे वर्क निकाले तो वर्क तो डिपेंड करेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में पे, ठीक है फाइन। अब देखो अगर आप हॉलो स्फीयर की फील्ड, अगर आपको ध्यान हो, हमने 1-2 लेक्चर पहले ये फील्ड्स का डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने देखा था कि हॉलो स्फीयर के बाहर में जो फील्ड होती है वो पॉइंट चार्ज के जैसी होती है, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, और हॉलो स्फीयर के अंदर में जो फील्ड होती है वो 0 होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। तो इसका मतलब ये जो वर्क होगा कुछ वैसा ही वर्क होगा जैसा कि पॉइंट चार्ज के केस में होता है। और पॉइंट चार्ज के केस में कितना होता है, एक चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, और नहीं तो आप कोरिलेट भी कर सकते हो, कि हमने देखा था कि अब ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q है, और इससे अगर R डिस्टेंस पे हम टेस्ट चार्ज को लेते आते हैं तो जो वर्क होता है ये वाला पार्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इस वाले कन्फिग्रेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यही वर्क था, तो ये वाला जो आपका वर्क है इसको इस कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्लियर है क्या?
ध्यान रखना, हॉलो स्फीयर जो होता है उसकी फील्ड अगर बाहर के पॉइंट पे निकालनी है तो आप हॉलो स्फीयर का सारा चार्ज उसके सेंटर पे एज्यूम कर लो और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लिख लो। तो ये जो वर्क है, ये अब वर्क को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं इस वाले कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख सकता हूं। तो इसको हम कितना लिखेंगे, तो वीपी को मैं लिख दूंगा, एक बार लिख लेता हूं पहले, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी स्लोली पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। और ये मैंने कहा कि ये तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, के क्यू नॉट बाई स्मॉल आर, और एक क्यू नॉट पहले से है, तो पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाई आर। अब देखो, अब अपने को सेकंड केस करना है कि ये जो है टेस्ट चार्ज अब अंदर के पॉइंट तक इसको पहुंचाना है, यहां तक क्यू नॉट को लाना है। तो ये जो पी डिस्टेंस है अब अंदर आ गया है, केस 2 इसमें जो स्मॉल आर है दिस इज लेस देन कैपिटल आर। पहले कितना था ये, केस 1 में जो स्मॉल आर था दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये अल्फा नहीं स्मॉल आर है। अब इस केस में क्या होगा, यहां पे तो आपको फिर से पी पॉइंट का जो पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, कहां से कहां लाना है, इन्फिनिटी से पी तक लाना है पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो पोटेंशियल एट पी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, स्लोली लाना है कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से सरफेस लाओ ऐसा, प्लस सरफेस से पी तक लाओ, सरफेस से पी तक लाओ पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। ओके, अब देखो फिर से देखो, अगर आप ये इन्फिनिटी से सरफेस तक ला रहे हो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो इस पे जो चार्ज है ये इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ये इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और आप सरफेस पे ला रहे हो, मतलब कि यहाँ टेस्ट चार्ज को ला रहे हो, सरफेस का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो इस कन्फिग्रेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहाँ का वर्क डन होगा। और इस कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो के क्यू नॉट बाई कैपिटल आर, ऐसा हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट प्लस, अब ये वाला पार्ट जरा सोचते हैं, तो अपने को सरफेस से पी पॉइंट पे लेके आना है। अच्छा, सरफेस से जब पी पॉइंट पे लाना है तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पहले तो देखते हैं एक्सटर्नल एजेंट को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको सरफेस से आगे मूव करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगी, तो हमें पता है हॉलो स्फीयर के अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी तो हमें भी कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम बिना फोर्स लगाए ही उसको शिफ्ट करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सरफेस से पी पॉइंट पे आने में एक्सटर्नल एजेंट को कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, और एक्सटर्नल एजेंट कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो इसका वर्क 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 बाई क्यू नॉट हो जाएगा। तो अपने को समझ में आ गया कि हॉलो स्फीयर के अंदर के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो अपने को समझ में आ गया कि हॉलो स्फीयर के अंदर के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हॉलो स्फीयर के चलते सरफेस के आगे का जो पोटेंशियल है वो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है, और सरफेस के अंदर का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एट के क्यू बाय आर। इसको अगर आप प्लॉट करना चाहो इस पोटेंशियल को आर के साथ, तो कैसा प्लॉट आएगा, अंदर में तो हमने कहा कि ये कांस्टेंट चल रहा है के क्यू बाय आर, ये पॉइंट है के क्यू बाई कैपिटल आर, और ये आपका सरफेस आ गया है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और उसके आगे ये वाला फंक्शन है के क्यू बाई स्मॉल आर, दिस इज हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इस तरीके से कुछ होगा। तो ये आपका ग्राफ होगा पोटेंशियल और आर के बीच का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। और यहाँ नॉन कंडक्टिंग में लिख देता हूँ। नॉन कंडक्टिंग क्यों लिखता हूँ, तो मैंने आपको बोला हुआ है जब हम कंडक्टर्स की स्टडी करेंगे तब तो को पता चलेगा कि कंडक्टर्स की बॉडी के अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता, वो सरफेस पे होता है। तो इसलिए यहाँ बॉडी के अंदर चार्ज है तो दिस मस्ट बी अ नॉन कंडक्टर। तो फिर से वही सारे केसेस करते हैं। केस 1 क्या है, केस 1 में हम कहेंगे कि ये जो स्मॉल आर है दिस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है और यहाँ कोई पॉइंट पी है और यहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो फिर से हम क्या कहेंगे
कि फिर से कहेंगे कि बाहर के पॉइंट पे अगर हम सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करें तो हमने देखा था कि बाहर के पॉइंट पे इसकी जो फील्ड होती है ऐसे आप निकाल सकते हो कि इसका सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है और पॉइंट चार्ज बन गया और उसके चलते आप फोर्स निकाल सकते हो। तो देखो अगर इसकी फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह है तो फोर्स बाहर में पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा, तो वर्क बाहर में पॉइंट चार्ज वाले केस का होगा, तो पोटेंशियल बाहर का पॉइंट चार्ज वाला केस होगा। तो यहां पे आप पोटेंशियल कितना लिख दोगे, पोटेंशियल बाहर में हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं। अब चलो अब केस नंबर 2 हम करेंगे कि ये अंदर में अगर आ गया। केस 2 क्या है, केस 2 है कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये वाला सिचुएशन है। तो ये आपका स्फीयर हो गया, ये सेंटर हो गया, अब ये डिस्टेंस है p, ये यहाँ तक लाना है p पॉइंट तक। तो फिर से मैं क्या कहूँगा, फिर से कहूँगा कि p पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो वर्क एक्सटर्नल एजेंट का कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से p तक पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। अच्छा, इन्फिनिटी से p तक जो वर्क होगा तो उसको आप लिख सकते हो इन्फिनिटी से सरफेस प्लस सरफेस से p, ऐसा लिख सकते हो, पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। अच्छा, इन्फिनिटी से सरफेस ये तो अपने को पता है पॉइंट चार्ज वाला ही होगा, तो पॉइंट चार्ज वाला होगा मतलब इसको आप के क्यू बाई कैपिटल आर सरफेस तक का ऐसा लिख सकते हो पोटेंशियल। अब ये वाला जरा वर्क देखते हैं, ये वाला वर्क कितना होगा। तो आपको याद होगा कि सॉलिड स्फीयर के केस में हमने कहा था कि ये अगर सॉलिड स्फीयर है आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का, और इससे अगर आप स्मॉल आर डिस्टेंस पे देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू, ऐसी होती है। अब देखो ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और हम स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा, तो ये जो फील्ड थी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, ये फोर्स लग रहा होगा एफ ई, इतने के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल, कितना लगाना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो इतना ही लगाना पड़ेगा क्योंकि स्लोली लाना है। अब सपोज छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर हो रहा है, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी आर में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, आर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, सेंटर की तरफ जा रहा है, तो डी आर एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको इसको माइनस डी आर करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू, और इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ लेके जाना है, सरफेस, सरफेस पे डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, टू द पॉइंट पी, पी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा वर्क, और वर्क पर यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसको आपको क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो टर्म हो गया, ये वाला टर्म बन गया, एफ एक्सटर्नल की जरा वैल्यू डालो, एफ एक्सटर्नल इतने के बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो के क्यू क्यू नॉट आर बाई आर क्यू, ये तो एफ एक्सटर्नल हो गया, इंटू माइनस डी आर, ओके, और इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज, दैट इज क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये कितना बनेगा, ये हो गया के क्यू बाय आर, प्लस ये हो जाएगा के क्यू बाय आर क्यू, बाहर आ गया, और ये माइनस आर डी आर, तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लो, आर डी आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, और इस पर लिमिट भी हो जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो ये कितना हो गया, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, टू आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इसको आप कितना लिख सकते हो, तो सपोज मैं यहाँ पे के क्यू बाई टू आर क्यूब ये बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बचने वाला है, यहाँ से बचने वाला है टू आर स्क्वायर, और ये माइनस के साथ ये आएगा माइनस आर स्क्वायर, और माइनस माइनस मिलके ये बन जाएगा प्लस आर स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूला थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे तो देखते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के चलते जो पोटेंशियल आ गया वो कितना आ गया है, के क्यू बाई स्मॉल आर इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एंड दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई टू कैपिटल आर क्यूब थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब देखो यहाँ पे अगर आप सरफेस पे निकालना चाहो तो यहाँ पे कैपिटल आर रखोगे तो क्यू क्यू बाई कैपिटल आर, इधर रखोगे तो ये देखो 3r² माइनस r², ये 2r² होगा, और 2r² बाई 2r क्यूब, ये भी के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं भी ब्रेक नहीं होने वाला है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखोगे, पोटेंशियल जो सरफेस का है वो तो आपको क्लियर हो गया, कहीं से भी निकाल सकते हो, के क्यू बाई कैपिटल आर। और पोटेंशियल जो सेंटर का होगा वो कितना होगा, ये होगा के क्यू बाई 2r³ 3r², और सेंटर पे तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, तो ये 1.5 के क्यू बाई आर, ये आप ध्यान रखना। तो ये जो फॉर्मूला है ये लिखते वक्त आप जरूर ध्यान रख देना कि ये दोनों केसेस के ये रिजल्ट सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, सरफेस का के क्यू बाई कैपिटल आर और सेंटर का 1.5 के क्यू बाई आर। अब इसको अगर प्लॉट करोगे आप इस पोटेंशियल को, तो इसका प्लॉट कैसा आएगा, इधर पोटेंशियल प्लॉट कर रहे इधर आर प्लॉट कर रहे हैं, तो अंदर में आप देख रहे हो, अंदर में ये आपका ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो गया और ये वाला पार्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दिस इज अ पैराबोला, और यहाँ पे ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये माइनस साइन आपको बता रहा है दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये अगर इसको ओपन करोगे तो कुछ कैसा हो जाएगा, एक कांस्टेंट है k1 माइनस k2 इंटू r², कुछ इस फॉर्मेट का ये पैराबोला होगा। तो आपको पता है कि k2 इंटू r² माइनस तो ऐसा होगा, और उसमें जब आप k1 ऐड करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, तो अपर पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ हो सकता है। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से 1.5 के क्यू बाई कैपिटल आर से स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस इज अ पैराबोला, इस तरीके से ये सरफेस तक आ गया, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। और उसके बाद देखो फंक्शन कैसा बन रहा है, हाइपरबोला, कॉन्केविटी यहाँ चेंज होगी, पहले कॉन्केव डाउन है, अब ये कॉन्केव अप हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। ये जो पॉइंट है ये कितना है, के क्यू बाई आर। तो इस तरीके से पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो इसको आप ध्यान रखना, जनरली बच्चे ये फॉर्मूले को भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, तो ये ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब चार्ज कन्फिग्रेशन है, तभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक दूसरे चार्ज को आपने लाके वहाँ पे रख दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मतलब कोई चार्ज कन्फिग्रेशन है, तो उस चार्ज कन्फिग्रेशन के चलते हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये जो भी चार्ज जिस पॉइंट पे रखा हुआ है वहां का पोटेंशियल पता कर लूंगा, वो पोटेंशियल है V मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q कितना लिखूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी हमने देखा था, देखो पोटेंशियल था आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये चार्ज इनटू पोटेंशियल हो जाएगी। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि ये चार्ज अगर Q1 है और ये चार्ज अगर Q2 है और इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी लिखी थी, K Q1 Q2 बाय R, ऐसे ही लिखी थी। अच्छा, इसको सोचने का एक दूसरा तरीका हो सकता है क्या, कि ये चार्ज मान लो आपने यहाँ पे ला के रखा और ये चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की हुई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब इस पॉइंट पे आप इसको रख रहे हो, तो इस पॉइंट पे इसके चलते पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके चलते पोटेंशियल हो जाएगा K Q1 बाय R, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल। और आपको पता है पोटेंशियल में जब आप चार्ज मल्टीप्लाई करोगे जो आप ला के रखे हो Q2, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसी चीज को सोचने का ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी किस किस के चलते होगी, ये जो Q1 चार्ज है इसकी फील्ड में रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो एक एनर्जी आएगी। मान लो ये जो A पॉइंट है, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो VA है, तो इसकी एनर्जी Q1 की कितनी लिखोगे, Q1 इंटू VA, अभी हमने पिछले केस में देखा। उसी तरह से ये Q2 चार्ज है और ये B पॉइंट पे रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के चलते वो VB है, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी Q2 इंटू VB। तो ये तो Q1 का इंटरैक्शन फील्ड के साथ हो गया, Q2 का इंटरैक्शन फील्ड के साथ हो गया। अब Q1 Q2 का आपस में भी इंटरैक्शन है, तो Q1 Q2 का आपस में इंटरैक्शन के चलते एनर्जी कितनी होगी, तो हो जाएगी K
Q1 Q2 बाई इनके बीच का सेपरेशन R। तो ये जो सिस्टम बना, इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी ये इतनी हो जाएगी। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। आपको ये एक रेगुलर हेक्सागन है और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता करना है, और एज लेंथ कितना है, ए है। तो अगर आप फील्ड का सोचो तो फील्ड कैसा होगा, तो फील्ड अगर आप देखोगे यहां सेंटर पे इस वाले चार्ज के चलते जो फील्ड होगी वो इधर होगी, और इस वाले चार्ज के चलते फील्ड जो होगी वो इधर होगी। तो ये तो कैंसल आउट हो गई, मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन अपोजिट। उसी तरह से इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और सिमिलरली इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की भी फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो जो नेट फील्ड बचने वाली है वो हो गई जीरो, सब आपस में कैंसिल हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। अच्छा, पोटेंशियल कितना होगा, तो अगर हम पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल का तो डायरेक्शन होता नहीं हो, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या करें कि हम किसी एक चार्ज के चलते पोटेंशियल निकाल लें, और सारे चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उसको 6 गुना कर दें तो अपने को पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये जैसे चार्ज क्यू है, इसके चलते यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस अगर आप सोचोगे आर जो है ये कितना होगा, तो अगर इसको आप इमेजिन करो तो दिस विल बिकम अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला एंगल 60 होगा और ये आर आर है, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये भी कितने बन जाएंगे, 60 60। अच्छा, ये डिस्टेंस तो ए है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। तो ये बन जाएगा के क्यू बाई ए, और ऐसे ऐसे 6 चार्जेज हैं, सबको ऐड करना है, 6 के क्यू बाई ए, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट द सेंटर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम C1 टू C2। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 रिंग्स दी हुई हैं, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है Q और इस रिंग का रेडियस है R, और इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज है -Q और इस वाले रिंग का भी रेडियस R। पहले वाली रिंग का सेंटर है C1, दूसरे वाली रिंग का सेंटर है C2, और आपको वर्क डन निकालना है Q चार्ज को C1 से C2 मूव कराने में। अच्छा, C1 से C2 जब आप इसको मूव करा रहे हो तो इस चार्ज पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लग रहा है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के हमने 2 फॉर्मूले देखे हुए हैं, एक है डेल्टा ई और एक है डेल्टा यू। डेल्टा ई कब होता है, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो डेल्टा यू जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा यू। तो चार्ज को मूव कराना है तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर आपका वर्क डन होगा। अब चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हम कितना लिख सकते हैं, तो अभी हमने देखा कि चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को आप चार्ज इंटू पोटेंशियल लिख सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज इंटू पोटेंशियल लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू वी, और इसका मतलब क्या हो गया कि Q इंटू वी फाइनल वैल्यू, फाइनली वो कहाँ पे है, C2 पे है, तो ये हो जाएगा Q इंटू पोटेंशियल एट C2 माइनस Q इंटू वी की इनिशियल वैल्यू, तो Q पोटेंशियल एट C1, ऐसा हो जाएगा। Q बाहर निकाल दिया हमने, और पोटेंशियल एट C2 कितना लिखोगे, तो इस C2 पॉइंट पे इस -Q के चार्ज के चलते कितना पोटेंशियल होगा। तो हमने देखा कि रिंग के चलते जो पोटेंशियल आया था, रिंग वाला जो फॉर्मूला था वो कितना आया था, तो हमने देखा था कि रिंग से अगर आप x डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखोगे तो ये हो जाता था के क्यू, ये रेडियस अगर r है, अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देख सकते हो अगर सेंटर देखोगे तो सेंटर पे तो x 0 होगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर, ऐसा कुछ पोटेंशियल होगा रिंग के सेंटर पे। तो चलो यहाँ रिंग के सेंटर का पोटेंशियल लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा सिर्फ -Q के चलते नहीं होगा, वो तो +Q के चलते भी होगा, और +Q के लिए ये क्या है, एक्सिस का पॉइंट है, तो पोटेंशियल कितना लिखोगे, प्लस के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ ये वाला डिस्टेंस विच इज आर स्क्वायर, प्लस ये x की तरह काम करेगा, ये भी r है तो r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज पोटेंशियल एट C2, ये तो आपने पोटेंशियल एट C2 लिख दिया। इसमें से माइनस क्या करना है, पोटेंशियल एट C1। C1 पे फिर से पोटेंशियल एक तो +Q के चलते होगा, कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, और एक -Q के चलते होगा, कितना होगा, -के क्यू बाई फिर से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
r²। चलो अब इसको जब आप ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ से -k³/r, यहाँ भी -k³/r, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे +k³/√2r, और ये माइनस माइनस मिल गया, ये भी +k³/√2r, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स को बाहर ही निकाल लेता हूँ, स्मॉल q है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो इसको लिख लेता हूँ k³/r² + r²√, ये √2r हो जाएगा, और ये वाला पार्ट नेगेटिव है तो -k³/r हो जाएगा। तो ये अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। ओके, ये ध्यान रखना आप, रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा k³/r। बहुत सिंपल है, इसको ऐसा भी सोचना कि सारे चार्ज जो हैं वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे r, तो इसलिए पोटेंशियल k³/r। चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच Q0 शुड बी प्रोजेक्टेड सच दैट इट क्रॉसेस C। C कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट C है। तो ये इन्फिनिटी पे एक चार्ज है और इसका मास m है, चार्ज Q0 है, इसको हमें पता करना है कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें ताकि ये C पॉइंट को क्रॉस कर जाए। तो देखो ये जो Q चार्ज है, ये जो Q चार्ज है, ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, तो इसकी फील्ड इधर है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर ही लगेगा। तो आप जब इसको कुछ वेलोसिटी इधर दोगे, फोर्स इधर लग रहा है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होने लगेगी। अच्छा, सी पॉइंट को क्रॉस करना है तो हम क्या कहेंगे कि अगर सी पॉइंट तक ये पहुंच जाए, तो अगर उससे थोड़ी भी ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो इधर आएगा, और इधर आते ही क्यू चार्ज का फोर्स इस पर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली दूर भाग जाएगा। तो हमें लिमिटिंग कंडीशन क्या लगानी है कि हमें इस m मास और Q0 चार्ज को कम से कम सी पॉइंट तक पहुंचा देना है। अच्छा, जब आपने यहाँ पे फेंक दिया तो फेंकने के बाद कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, तो आप देखोगे जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इस केस में ये रिंग को आप फिक्स मान के चलोगे, दिस इज नॉट मूविंग। ओके, अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। अब मैकेनिकल एनर्जी जरा कंजर्व कर लेते हैं, तो E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल, ऐसा लिखेंगे। तो हम लिखेंगे U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। U इनिशियल इन्फिनिटी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, K इनिशियल तो ये तो हो जाएगी ½ mv²। U फाइनल तो फाइनली वो C पॉइंट पे आ चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज कितना है Q0 और पोटेंशियल कितना है, रिंग का सेंटर पे पोटेंशियल होता है KQ/R, और काइनेटिक एनर्जी हम कह रहे हैं कि जस्ट वहाँ पहुँच जाए तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। तो यहाँ से आपको V समझ में आ गया कितना, 2kQ Q0/mr²। तो इतनी वेलोसिटी आपको इसको देनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे 4 चार्ज हैं तो 4C2 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, मतलब 4 × 3/2 दैट इज 6 कन्फिग्रेशन हो जाएंगे। इस 6 कन्फिग्रेशन में से 4 कन्फिग्रेशन a डिस्टेंस वाले हैं और 2 कन्फिग्रेशन √2a डिस्टेंस वाले हैं। तो अपना ये क्वेश्चन नहीं है, अपना तो क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज, मान लो ये चार्ज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अपने को पता है चार्ज, सॉरी ये पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये मान लो P पॉइंट है तो पोटेंशियल एट P, ये अपने को निकालना पड़ेगा। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल इन तीनों चार्ज के चलते होगा, कितना कितना होगा, तो अगर इसके चलते देखें तो ये हो जाएगा KQ/A, इसके चलते अगर देखें तो ये हो जाएगा KQ/√2a, और इसके चलते देखें तो अगेन हो जाएगा KQ/A। तो ये अपना आंसर होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ABCD फ्रॉम सेंटर ऑन कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स। तो ये आपको 3 हॉलो स्फीयर्स दिए हुए हैं, एक का रेडियस r है, चार्ज q है, दूसरे का रेडियस 2r है, चार्ज 2q है, और तीसरे का रेडियस 3r है और चार्ज 3q है। अब अपने को फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है, कहाँ कहाँ, तो एक पॉइंट कैपिटल है जिसका डिस्टेंस स्मॉल है, एक पॉइंट कैपिटल भी जिसका डिस्टेंस स्मॉल भी है सेंटर से, और एक पॉइंट कैपिटल सी जिसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल सी है। तो मैं ऐसे कुछ टेबल बना लेता हूँ,
एक में अपने को फील्ड लिखनी है और एक में अपने को पोटेंशियल लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट कैपिटल ए। तो ये वाला जो पॉइंट है कैपिटल ए, आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, ये जो पहला स्फीयर है इसके अंदर है, दूसरे के भी अंदर है और तीसरे के भी अंदर है। और अपने को पता है कि पॉइंट अगर स्फीयर के अंदर होता है, जो कि स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो वहाँ पे फील्ड जीरो होती है। तो इन तीनों स्फीयर्स के अंदर है, तो तीनों स्फीयर्स के चलते फील्ड होगी जीरो। अच्छा, पोटेंशियल कितना होगा? तो देखो पहला वाला जो स्फीयर है आर रेडियस वाला, उसके अंदर है, तो अंदर के पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस वाला ही होता है, और सरफेस वाला पोटेंशियल मतलब के क्यू बाई कैपिटल आर। अच्छा, ये जो ए पॉइंट है दूसरे के भी अंदर है, तो दूसरे के सरफेस का पोटेंशियल, सरफेस के वाला पोटेंशियल ये कितना हो जाएगा? के टू क्यू बाई टू आर। और तीसरे के भी सरफेस के अंदर है, तो उसके चलते ये पोटेंशियल कितना होगा? के थ्री क्यू बाई थ्री आर। तो तीनों के सरफेस वाला पोटेंशियल हमने लिख लिया। ये तो बात हो गई पॉइंट ए की। अच्छा, पॉइंट बी पे क्या होगा? पॉइंट बी अगर आप देखोगे तो पहले स्फीयर के बाहर है, तो पहले के चलते फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह आएगी। वो कितनी आएगी? तो ये आ जाएगी के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है बी, तो के क्यू बाई बी स्क्वायर। दूसरे स्फीयर 2r रेडियस वाले के अंदर है और 3r रेडियस वाले के अंदर है, तो इनकी फील्ड्स हो जाएंगी जीरो। पोटेंशियल देखो आर रेडियस के बाहर है, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा वो के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर, स्मॉल आर की जगह बी लिखोगे। दूसरे के अंदर है तो उसके लिए तो यही फॉर्मूला होगा, और तीसरे के भी अंदर है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये के टू क्यू बाई टू आर को मैं के क्यू बाई आर ही लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं के क्यू बाई आर ही लिख सकता हूँ। अच्छा, सी पॉइंट देखो जरा। तो सी पॉइंट अगर आप देखोगे तो सी पॉइंट पहले और दूसरे स्फीयर के बाहर है, तो पहले और दूसरे के चलते फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह लिखोगे, तो एक तो हो जाएगा के क्यू बाई सी स्क्वायर प्लस दूसरे के चलते के, और दूसरे पे चार्ज था 2q बाई सी स्क्वायर, और तीसरे के अंदर है तो उसकी फील्ड हो जाएगी जीरो। पोटेंशियल अगर लिखना है तो पहले के चलते कितना, तो के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है सी, पॉइंट चार्ज की तरह, दूसरे के चलते के 2q बाई डिस्टेंस कितना है सी, और तीसरे के अंदर है तो तीसरे का पोटेंशियल तो सरफेस वाला ही के क्यू बाई आर, दैट इज के थ्री क्यू अपॉन थ्री आर। अच्छा, सिमिलरली आप डी पॉइंट का सोचो, तो डी पॉइंट तो तीनों स्फीयर के बाहर है, तो सबके चलते पोटेंशियल फील्ड कितनी हो जाएगी? के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस के टू क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस के थ्री क्यू बाई डी स्क्वायर, ऐसी हो जाएगी। पोटेंशियल कितना? तो ये हो जाएगा के क्यू बाई डी प्लस के टू क्यू बाई डी प्लस के थ्री क्यू बाई डी। ओके, तो इस तरीके से हम अलग अलग करके फील्ड एंड पोटेंशियल को देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v इनसाइड अ टनल एज शोन। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जिसका मास m है, और इसको आपने v वेलोसिटी से एक टनल में इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया। द टनल हैज बीन मेड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज डेंसिटी रो। तो ये जो टनल है ये एक सॉलिड स्फीयर के अंदर है, और इस सॉलिड स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको रो दी हुई है। What is the minimum velocity with which point charge should be projected such that it can reach opposite end of tunnel? तो आपको पता करना है कि इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी से हम फेंकें कि ये अपोजिट एंड ऑफ द टनल पे चला जाए। ये जो पॉइंट चार्ज है इस यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो इस पे जो चार्ज है ये +1 का चार्ज है। अब इस पॉइंट से टनल के इस वाले पॉइंट पे पहुंचाना है, तो हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ये अपने को पता करना है। तो चलो इसको देखते हैं। अब पहले तो सोचो कि इसको जाने में दिक्कत क्यों आने वाली है। तो जब ये इधर जाएगा, तो सपोज ये जब यहाँ पहुँचेगा, तो ये वाला जो सॉलिड स्फीयर है इसकी जो फील्ड होगी इधर की तरफ होगी। इस फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर, और ये वाला कंपोनेंट इधर फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स जो होगा इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, तो इसको जाने में दिक्कत आएगी। अच्छा, ये जो स्फीयर की फील्ड अगर आप उसी तरह से जब ये चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा तो देखोगे तो इसकी जो फील्ड होगी इधर होगी, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे इधर और इधर, तो ये फील्ड के चलते इधर ही फोर्स होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला फोर्स जो होगा अब इसके मोशन को सपोर्ट करने लगेगा।
तो फील्ड इसके मोशन को कब तक अपोज करेगी, तो आप देखोगे कि ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ आने में फील्ड अपोज करेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में फील्ड सपोर्ट कर रही है। तो अगर ये चार्ज किसी भी तरीके से यहाँ पहुँच जाए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे वो खुद ब खुद चला जाएगा। तो अब इसी को हम जरा चेक कर लेते हैं। तो ये अपना स्फीयर है और ये सेंटर है, ये r/2 डिस्टेंस पे टनल है। तो अपने को क्या करना है, इस चार्ज को ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा देना है। अच्छा, जब चार्ज ए से बी पॉइंट मूव कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो हम क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, और हम कह रहे हैं बी तक किसी भी तरीके से पहुंच जाए, मतलब बी पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। यहाँ पे वेलोसिटी थी v। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो ua प्लस के ए इक्वल टू यूबी प्लस के बी। अच्छा, ua कितना हो जाएगा, तो ua हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल एट ए, के कितना है, ये तो हाफ mv² है। ub कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल एट बी, और के भी कितना है, 0 है। अच्छा, Q की वैल्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1 हो गया। पोटेंशियल एट ए, तो ये तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल है, और सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है, तो सरफेस का पोटेंशियल हमने Q के टर्म्स में लिखा था, KQ/R, ध्यान होगा आपको, प्लस हाफ mv², और ये हो जाएगा चार्ज फिर से 1, और बी पॉइंट, ये तो अंदर का पॉइंट है, और अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, तो ये था KQ/2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r², और स्मॉल r की जगह यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल r की जगह ये डिस्टेंस r/2 दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस r/2 दिया हुआ है, तो ये स्मॉल r की जगह r/2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या। और यहाँ से आप देख सकते हो हाफ mv² जो आएगा ये कितना हो जाएगा, ये KQ/2r³, और इसको लिख सकते हो कितना, 3 - 1/4, 3 - 1/4 इज 11/4, 11/4 r² माइनस KQ/R। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/8 KQ/R माइनस 1, दिस मस्ट KQ/R। तो ये हो जाएगा 11 - 8, दैट इज 3/8 KQ/R इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 3/4 KQ/MR √, दिस इज v। अब यहाँ पे q की वैल्यू डाल देना। q की वैल्यू कैसे डालोगे, तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 πr³। तो q की वैल्यू आप डाल दोगे 4/3 π ρ r³। ये वैल्यू डालते ही आपको आंसर मिल जाएगा। बेटा ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस में टेकअप करूँगा और फिर हम आगे की बातें करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।